जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोटिवेशनल के बारे में, कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जो UPPSC या UPPCS कहें उसके तहत है। और आपके समक्ष एक ऐसे बड़े भाई कहें या सर कहें जो भी वो उपस्थित हैं जो ACF RFO 2020 में जिनकी 10th रैंक है। तो इसके बारे में हम इस पूरी स्ट्रेटजी देखेंगे और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या पॉइंट हैं जो आप लोग के क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवाते हैं भैया से। ये विनय सिंह जाधव ने और अपने बारे में एक शॉर्ट कहें तो इंट्रोडक्शन देंगे। जी, मेरा नाम विनय सिंह जादौन है और मेरा ACF RFO में सिलेक्शन हुआ है 2020 वाले में। 10th रैंक थी हमारी। और हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो एनवायरमेंटल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस थे। 2 सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि पुराने पैटर्न पे होता है ये एग्ज़ाम अभी भी, तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने होते हैं। जी सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और इसका जो पूरा पैटर्न है उसको आसान भाषा में समझाइए बच्चों को कि इस एग्ज़ाम के तहत, क्योंकि ये जॉइंट एग्ज़ाम होता है जैसा कि UPPCS जो अपर होता है उसी के साथ इसका एग्ज़ाम होता है। इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। जी, जैसा कि आपने कहा कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, तो कम से कम इसका 10 मार्क्स का अंतर रहता है, डिफरेंस मिनिमम। तो शुरुआत से ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि आपको बाकी लोगों से ज़्यादा मार्क्स गेन करने होते हैं, तभी आप इसमें RFO के लिए या ACF के लिए एलिजिबल होते हैं। तो प्री के लिए कोई ख़ास नहीं है क्योंकि पुराने पैटर्न पे या हो नए पैटर्न पे प्री तो सेम होता है। तो उसमें यह है कि जो आपका GS का है वो आपको कवर करना है, आपके रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए। इसके साथ ही समसामयिक की जो घटनाक्रम है उस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन होती हैं, वो ले सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, जो कवर करता हो मैक्सिमम पोर्शन को। तो ये प्री का है, प्री में कायदे से करिए स्कोर। उसके बाद मेंस का है, मेंस जो कि पुराने पैटर्न पे होता है। PCS जैसे पुराना होता था उसमें GS के 2 पेपर कंपलसरी होते थे, 200 जी ऑब्जेक्टिव टाइप के। और उसके बाद 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी का होता है, एशिया का होता है। ये सारे के सारे पुराना, बिल्कुल पुराना ओल्ड पैटर्न है। यानी जो 2018 से पहले PCS का जो पैटर्न था वही RFO का इस समय पैटर्न अभी भी चल रहा है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। जी हाँ। तो और एक सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि अगर आज हम तैयारी कर रहे हैं तो अब से कितना दिन मिनिमम हमको तैयारी करने के बाद इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। मिनिमम की तो बात अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ लोग जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन फिर भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अब तो जब से नया सिलेबस आया है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम लग ही जाता है सिलेबस कवर करने में। उसके बाद या जो जागरूक है, जो पहले से अवेयर हैं, जिनकी पहले से ही रहती है कि हाँ हमें सिविल में जाना है, तो पहले से अपना काफ़ी कुछ पोर्शन का तैयार रहता है, लेकिन फिर भी 1.5 से 2 साल का टाइम लग ही जाता है। तो इसमें कर लें। और चूँकि ये साइंस वर्ग जो होता है, विज्ञान वर्ग वाले, चाहे वो ZBC हो या PCM ग्रुप हो, और इधर BTech वाले, यही लोग एलिजिबल होते हैं ACF RFO के लिए। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने होते हैं, ठीक है, तो सर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताइए। जी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया है कि मेरा पहला था एनवायरमेंटल साइंस, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस। एनवायरमेंटल साइंस रखने का ये रीज़न है क्योंकि आपका बहुत फैमिलियर होता है, आप पहले से पढ़ रखे होते हैं। सब भी पढ़ते हैं, GS में पढ़ते हैं, तो ये था। और इसका बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश सब में मिल जाता है, बहुत ही अच्छा। इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो उसको कर सकते हैं, ये रीज़न होता है। दूसरा, हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री था वो लेने का एक रीज़न ये था कि क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो इंटरेस्ट भी था मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने इसको लिया। और हालांकि अगर बात की जाए अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने जो देखा, इस बार लगभग 24 लोग क्वालिफाई करवाए गए थे इंटरव्यू के लिए, तो मैंने उन सबसे बात करी तो वहाँ पे ये पाया कि सबसे ज़्यादा जो सेकंड, एक ऑप्शनल जो इन्वायरमेंटल साइंस का होता है सबका कॉमन होता है, दूसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार या जिनको इंटरेस्ट होता है वो अपना लेते हैं। लेकिन मैंने जो देखा वो ये था कि सबसे ज़्यादा डिमांड में फॉरेस्ट्री है, सेकेंड ऑप्शनल फॉरेस्ट्री होती थी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर,
और रहता है। तो ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। उसके बाद हो सकता है किसी का ग्रेजुएशन में रहा हो तो फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री ले ले, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी ले सकता है। तो अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार लोग सब्जेक्ट लेते हैं। जी। तो इसमें ह्यूमैनिटीज़ के तो सब्जेक्ट होते नहीं होंगे, केवल जी। साइंस के होते जी, हैं? केवल optional के लिए? साइंस के। जी। तो सर आपका जो इंटरव्यू था, क्योंकि इंटरव्यू से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग हो जाते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा, तो किस बोर्ड में पड़ा था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू श्री कल्पराज सिंह के बोर्ड में पड़ा था और 3 बोर्ड मेंबर थे टोटल। तो काफ़ी फैमिलियर उनका नेचर था, बहुत अच्छा माहौल था इंटरव्यू का। उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा था वो हमारे टोकन नंबर को लेकर था। अक्सर पूछते हैं। अच्छा। या फिर जो उसके बाहर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके बाहर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो उनको कभी कभी चेक कर लेते हैं, उनके बारे में पूछ लेते हैं कौन है, क्या है, कैसे क्या है। तो ये चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि अवेयर है बंदा या फिर कैसा क्या है, प्रेशर में तो नहीं है। तो सबसे पहला मेरे से ये क्वेश्चन था कि आपका टोकन नंबर क्या है। उसके बाद फिर चूँकि फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट सर्विस है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कुछ हमारे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे उनको लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। प्रिसाइज जो डेफिनेशन होती हैं उसको लेकर होते हैं। जैसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि नेशनल पार्क और सेंचुरी जो होते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है। उसके बाद जो अपना ये पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, आयुर्वेदा का इसमें बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है, लोगों ने काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ लोगों को। तो इसके बारे में पूछा था। मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में पूछा था। गिलोय का इतना यूज़ बढ़ा है तो गिलोय को लेकर पूछा था। अपना सहजन जो होता है, सहजन के लिए अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के लिए भी तमाम सारे काम कर रही है, जो इसका पाउडर बना के विदेशों में एक्सपोर्ट करना है, इसके बारे में पूछा था। और अपना ये दालचीनी जो होती है, दालचीनी के बारे में पूछा था कि इसको प्रकृति का वरदान क्यों कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन थे। और भी जैसे चिपको आंदोलन है उसके बारे में, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तरह से कहें तो ये टोटली फोकस्ड होता है, फॉरेस्ट की ये जॉब है तो फॉरेस्ट पे ही फोकस होगा, उसी से वाइल्ड लाइफ से ये जो भी है आयुर्वेदा की चीज़ें ज़्यादा, मतलब पॉलिटिकल इशू पे क्वेश्चन नहीं होते हैं जैसा कि पीसीएस में होता है अपर में, ऐसा कह सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पीसीएस का इंटरव्यू थोड़े दिन पहले ही हुआ था। उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट इश्यूज बहुत सारे हैं, पराली वगैरह था, बहुत सारे इश्यूज जो अभी किसान आंदोलन चल रहा था वो क्वेश्चन रहे थे। लेकिन हम लोगों में फॉरेस्ट सर्विस वालों में ये लगभग क्वेश्चन नहीं होते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका बैकग्राउंड रहता है, एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे किसी ने बीएससी किया है तो उसके सब्जेक्ट जो होते हैं, हमसे ही पूछा गया था कि आपका मैथ्स का क्या यूज़ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या फॉरेस्ट्री में, और अपना केमिस्ट्री का क्या यूज़ है। तो ये क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। या साइंटिफिक नेम है बहुत सारे, या जंगल की आग है उसको कैसे, अभी जो समस्याएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का, तो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और बेसिकली उन्हीं पे पूरा इंटरव्यू रहता है, फोकस्ड रहता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सर, जैसा कि वर्क प्रोफाइल काफ़ी मतलब एक एडवेंचरस टाइप का, काफ़ी मतलब होता है ना, फील्ड में जॉब करने का एक अलग ही अपना मज़ा होता है। तो कैसे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इसके प्रति, जैसे वाइल्ड लाइफ के प्रति, जैसे कोई जैसे नेशनल पार्क में भी शायद आपकी पोस्टिंग होती है, और हम बहुत सारे जो जंगल होते हैं स्टेट्स के वहाँ पे इनकी पोस्टिंग। तो इसके प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि थोड़ा कैसे काम करते हैं, क्या काम होता है इस ऑफिसर लेवल पोस्ट पे? एक्चुअली इसका जो वर्क प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा है और काफ़ी एडवेंचरस भी है। प्रकृति से जुड़ने का और प्राकृतिक जो संपदा है उसको बचाने का हमें अवसर मिलता है। हमें वही जो कानून है हमारे पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो कानून है या वन्य जीव से संरक्षण से संबंधित हैं, उन्हीं के अंतर्गत हमें काम करना रहता है। हमें अभी तो जिस तरीके से अभी चल रहा है, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, पर्यावरण असंतुलन बिगड़ा है, तो हम लोगों की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका रोल काफ़ी बढ़ा है वर्तमान परिवेश में। तो काफ़ी अच्छी जॉब होती है और जो पर्यावरण के नज़दीक रहना चाहते हैं उनको एक अवसर मिलता है। जी। ठीक है सर, तो इस फील्ड में जो आना चाहता है, जो अभी न्यू कमर्स के हैं, तो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स होगा, क्या स्ट्रेटजी होगा, शॉर्ट में कुछ इसके बारे में बता दीजिए।
स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है। सिविल में जब आप आते हैं तो एक विज़न लेकर आते हैं, और टाइम कभी कभी कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी आपको धैर्य से हमेशा काम लेना पड़ता है। पेशेंस है, पैशन है और परसिवरेंस है, ये तीनों चीज़ें जो है होनी चाहिए। धैर्य भी होना चाहिए, लगन भी होना चाहिए, और आप में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो टिप्स कुछ नहीं है, बस ये है कि अपने ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहें, अच्छे लोगों से मिलते रहें, अपने जो सर्कल के लोग हैं उनसे डिस्कस करते रहें, अपने टीचर से मार्गदर्शन लेते रहें, और जो टॉपर हैं या जो भी अच्छे लोग हैं उनसे हमेशा संपर्क में रहें। और बस यही कुछ है, और कोई ख़ास नहीं होता है। अपनी अपनी लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी पे चलकर आप, मुझे नहीं लगता कुछ बहुत खास कर सकते हैं। हर बंदे की, हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अलग, जिसमें वो कंफर्टेबल रहे, जिसमें अच्छा वो कर पाए जी। और ऐसा भी होता है कि कोचिंग करें या ना करें, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर मैं बहुत ही पुअर क्लास फैमिली से हूँ, फिर भी चाहता हूँ ऐसे ऑफिसर लेवल की जॉब को मैं कर पाऊँ और क्रैक करूँ इस एग्ज़ाम को। तो आपको क्या कहना होगा कि डिजिटल मीडिया, जो अभी डिजिटल दुनिया चल रही है, एक तरह से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ बहुत सारे वीडियोज़ भी पड़े हैं, फिर भी क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेना मस्ट होता है, या कि इनके बिना भी काम चल सकता है? कोचिंग का निर्णय तो खैर अपने पर रहता है, खुद को लेना होता है कि हमें करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर रोल की बात करें कि कोचिंग के बिना भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अनिवार्य है, तो मुझे नहीं लगता कोचिंग बहुत ज़रूरी है या इसके बिना नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद एग्जांपल लूँ, मैंने खाली नाम मात्र को कोचिंग किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद कभी कोचिंग का मुझे ज़्यादा सहारा नहीं मिला, और खुद से कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग से ये होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाता है शुरुआत में, खासकर जिनका कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनके घर में कोई बताने वाला नहीं है, आसपास कोई नहीं है, तो उनका बहुत सारे उनके साथ दिक्कत रहती है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि किसी कोचिंग का अगर ले लेते हैं सहारा, तो उनको थोड़ा सा वहाँ से मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, और कम समय में उनको अच्छी चीज़ें कर सकते हैं वो लोग। तो ये रहता है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और अब तो जैसे जैसे देख रहे हैं डिजिटल दुनिया है अभी, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं। घर में बैठ के दूर दराज के, अब पहले होता था सेंटर, एक हब होता था, भाई प्रयागराज है, मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है, ये होता था। ये सारे मिथक टूट गए हैं, छोटे छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सिविल के लिए हमें प्रयागराज ही जाना है या कहीं एक पर्टिकुलर जगह जाना है। घर पर रह के तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं, फ्री में बहुत सारे मटेरियल है, फ्री में बहुत सारे ट्यूटर हैं जो पढ़ा रहे हैं। और आपको बुक की जगह अब तो रिप्लेस कर दिया गया है डिजिटल माध्यम से। अब बहुत सारी सॉफ्ट कॉपीज़ हैं पड़ी हुई हैं, PDF फाइल्स रहती हैं या वीडियोज़ रहते हैं, उसको देख के अपना कर सकते हैं जी। अब थोड़ा सा कुछ पर्सनल सवाल पूछेंगे सर, आपकी जर्नी से संबंधित, आपके प्रयागराज में जो अनुभव रहे हैं, क्योंकि आपको तो मैं लगभग 3 या 4 सालों से जानता हूं यहाँ पे, फिर भी आपका जो पर्सनल रहा है एक्सपीरियंस कि यहाँ आपने क्या सीखा, क्या चीज़ें एक रोल प्ले की हैं आपके सिलेक्शन में, और क्या मतलब इसका इम्पोर्टेंस रहा है आपकी लाइफ में? मैं बहुत ही पिछड़े ज़िले आते हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, तराई बेल्ट के सारे ज़िले पिछड़े हुए ही आते हैं। तो लखीमपुर खीरी का मूल निवासी हूँ, और ग्रेजुएशन के बाद मेरी जर्नी थोड़ी सी अटपटी रही थी। मैं पॉलिटिक्स में चला गया था, लगभग 3 साल मैंने दिया पॉलिटिक्स में, तो बिल्कुल कोई वो नहीं था लाइफ में। अचानक से एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे लगा कि ये लाइफ मेरे लिए नहीं है, सही नहीं है, और मुझे कुछ और करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो फिर मैं सब छोड़ छाड़ कर मैं प्रयागराज आ गया था, इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था। तो प्रयागराज आया और यहाँ पर मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, और असल मायने क्या हैं ज़िंदगी के, पूरा एकदम से परिवर्तित हो गया। यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। तो एकदम से मेरी लाइफ में नया एक परिवर्तन आया, और मैंने वहीं से स्टार्टिंग करी। आज मैं जो भी हूँ या जो भी मिला, मुझे बहुत कुछ मिला यहाँ से, इलाहाबाद से, और मैंने सीखा, और यहाँ फिर मैंने अभी आपके सामने है जी। तो यानी आप कहीं भी रहें, आपको सर ने जैसा बताया कि कोचिंग वगैरह मस्ट नहीं होती है, इनकी आवश्यकता होती है कि आप जैसे 4 रास्ते हैं, मेहनत आप करेंगे तो 4 में से किस रास्ते पे भी चले जाएंगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मंजिल तक जाएगी कि नहीं जाएगी, आपको फिर लौट के आना पड़ेगा, फिर दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो शिक्षक और कोचिंग का यही फ़ायदा होता है, बस इतना कि वो सही रास्ता बता देंगे, मेहनत वही करना होगा आपको ही।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरी कोचिंग में आओ सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे मतलब जो बरगलाने वाले कोचिंग संस्थान है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो ऐसा करते हैं। बहुत सारी हाई पेमेंट इनकी होती है, 1-1 1.5 लाख फीस होती है। तो उससे आप बच सकते हैं जब बहुत लगे आपको कि हाँ मतलब मेरे लिए कठिन हो रहा है, डिजिटली भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। लेकिन मन में ये ना रखें कि कोचिंग के बिना नहीं हुआ। जैसा कि भैया ने भी बताया, जहाँ तक कि हम लोग की जो भी ग्रुप सर्किल रही है, किसी ने 1 सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट, पूरी कंप्लीट कोचिंग किसी ने नहीं की है। ठीक है, शुरू में बस समझने के लिए कि पैटर्न समझ में आएगा, कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, सबने यही किया है। ठीक, तो बस यही स्ट्रेटजी थी आप लोग का जो था कि मोटिवेशन के बारे में बात करें। तो 10th रैंक है भैया की, और भैया इसमें एक प्री और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक फिजिकल होता है, वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है। उसके बारे में ही बस जाते जाते बता दीजिए। इसमें चूँकि वन सेवा है तो इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल क्या एक्चुअली खाली पैदल चलना होता है, स्टैमिना चेक किया जाता है। 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो कुछ खास नहीं है, एक चूँकि वन सेवा है और कभी कभी ऐसे चांसेस आ सकते हैं कि आपको पैदल चलना पड़ सकता है, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। तो इसमें एक स्टेमिना चेक किया जाता है, और एक उसका भी होता है, क्राइटेरिया होता है हाइट वाइट का। 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए शायद कुछ कम है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, चेस्ट वगैरह का है। और ये आपका इंटरव्यू के बाद ये सारा होता है कानपुर में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये फिजिकल और मेडिकल सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाती हैं। उसके बाद आपको कहीं भी ट्रेनिंग के लिए 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के दौरान ही डिप्लोमा कराया जाता है। एक ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूट जी, इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश में है, या अपना देहरादून उत्तराखंड में है, कोयम्बटूर में भी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। वहाँ पे 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग मिलती है। तो ये होता है, काफ़ी एक्साइटिंग है, और मुझे लगता है कि जो इसके इच्छुक हैं करना चाहिए उनको, अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। आपके जो सब्जेक्ट हैं साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। और प्री का तो सेम है, कोई अंतर नहीं है उसमें। जी, थैंक यू। तो आप लोगों ने सारी जो क्वेश्चन थे, जो मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप लोग बार बार इंटरव्यू के वीडियोस में पूछते हैं, तो उसी क्वेश्चन को मैंने कवर किया। आपको आने वाले समय में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सिलेक्टेड हैं, उनसे मैं रूबरू करवाते रहूँगा। अब भैया के साथ के ही लोग बहुत सारे हैं जो सीनियर हैं, साथ में सिलेक्ट होते हैं। कोई BO हो गया, कोई RO हो गया, कोई UP PCS में हो गया, तो ये सारे लोग आते रहेंगे आपके समक्ष। आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि किसी के चक्कर में कि ये कोचिंग कह रही है कि मैं सिलेक्शन दिलवाऊंगा, तो उनके चक्कर में चले जाओ। आप खुद लगे रहो। और ऐसे लोग जो आपके बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं, उन्हीं में से भैया का भी एक वीडियो आपके समक्ष आया है जो एकदम ऑनेस्टली। सर एक क्वेश्चन और होता है जो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे तो इरिटेटिंग लगता है, अब आपको बताइएगा कि कितने घंटे पढ़े, इसका कोई पैरामीटर होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। इसका घंटे का कोई हिसाब नहीं होता है। आपका जब तक माइंड काम करता है, चीज़ें अगर आ रही हैं तब तो पढ़िए, नहीं तो फालतू में अगर दिखाना है कि नहीं हम 13 घंटे 18 घंटे पढ़े हैं, नहीं, बिल्कुल 15 घंटे 16 घंटे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका माइंड काम करना चाहिए। जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो वाकई में आपके दिमाग में आनी चाहिए, और तभी कुछ हो पाएगा। घंटे से किसी को दिखाना नहीं है। आप ईमानदारी के साथ, ईमानदारी का मतलब यही है कि आप जो है कायदे से पढ़े, वो चीज़ें जो पढ़ें वो आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है किसी को दिखाने के लिए आप बैठे हैं बस कि हम नहीं हम 6 घंटे की सेटिंग कर रहे हैं या 18 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो घंटे का कोई, ये सब बकवास चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी खैर अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ लोग बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी उनको जल्दी आ जाता है, ये है जी। ठीक है, तो इसका भी मैंने आंसर भैया से ले लिया कि आप लोग कहेंगे कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो 12 घंटे 18 घंटे टॉपर लोग पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर 6 से 7 घंटे पढ़ें तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा 6 से 7 घंटे, क्योंकि यहाँ पे टारगेट होता है कि हमें ये चीज़ ख़त्म करना है। उसको टारगेट बना के 6 से 7 घंटे में, जितने घंटे में, कुछ लोग उसको 12 घंटे में पढ़ेंगे, कुछ लोग 6 घंटे में ही यूटिलाइज़ कर लेंगे उसके पूरे नॉलेज को। तो यही होता है। तो इसको कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि 12 घंटे 18 घंटे पढ़ के बीमार हो जाए। ठीक है, तो बस आज का इंटरव्यू भैया का था। और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। भैया से कोशिश करूंगा कि मैं जो क्वेश्चन मेरे लायक होगा उसका जवाब मैं दूँ, और जो इनके लायक होगा, ये जो विशिष्ट ज्ञान होगा, ये अपने द्वारा देंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।